विहान एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। विहान एजुकेशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विज्ञान की जो कक्षाएं हैं वो लूँगा। आज हम लोग देखेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो पाठ्यक्रम है उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो लोक सेवा आयोग में जो सिविल सेवा की परीक्षा है उसमें प्रत्यक्ष रूप से 30 अंक का मुख्य परीक्षा में और 180 अंक जो अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे वो अदर विषय से अदर पाठ्यक्रम से कैसे संबंधित है। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। तो अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में आएंगे, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है और जो विषय है उसमें सामान्य विज्ञान का जिक्र किया गया है। सामान्य विज्ञान से ये पता नहीं चल पाता है कि विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है लोक सेवा आयोग में जो सिविल सेवा की परीक्षा है। तो इसके लिए हम लोग मुख्य परीक्षा में जाएंगे, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में जाएंगे। उसमें मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो सबसे पहले लिखा गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रभाव। ठीक, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सबसे पहले दोनों में क्या अंतर है। तो विज्ञान होता है कि कोई भी घटना है या कोई भी ऐसी घटना घटी जो कि मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है या फिर महत्वपूर्ण नहीं भी है, तो उसके पीछे का कारण जो है उसको जानने का प्रयास करते हैं और उसका जो क्रमबद्ध जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। अगर आप देखिएगा विज्ञान, इसमें लिखा गया है विशिष्ट ज्ञान, जो ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से समझा जाए और समझने की कोशिश की जाए उसे विज्ञान करते हैं। और प्रौद्योगिकी जो होती है इस विज्ञान का जो एप्लीकेशन होता है या व्यावहारिक जीवन में कैसे हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं और उसको कैसे रोजमर्रा जीवन में या फिर मानव जीवन को और अच्छे से या सुदृढ़ बना सके, उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखें, जब मानव ने आग जलाना सीखा होगा तो आग जलाने के लिए उन्होंने क्या किया होगा कि 2 पत्थर लिए होंगे या 2 लकड़ी लिए होंगे, दोनों को घर्षण से आग पैदा किए होंगे। ठीक, लेकिन उन लोग को ये पता नहीं होगी कि उस समय की आग जो जलने की विज्ञान क्या है। जैसे कि उसके लिए एक दहनशील पदार्थ होना चाहिए, एक निश्चित तापमान होना चाहिए, निश्चित दाब होना चाहिए और उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति आग जलाने का कारण होती है। मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ, तापमान, दाब और भी कुछ चीज़ें उसका जिक्र हम लोग नहीं करेंगे, बस इतना मोटा मोटी तौर पर देखेंगे। ऑक्सीजन, दहनशील पदार्थ, तापमान, दाब में जो है आग जल जाती है। लेकिन उस समय क्या था कि लोगों को आग जलाने की विज्ञान के बारे में नहीं पता, वो हम लोग अभी जाने। बट लोगों ने आग जलाना तो बहुत लाखों साल पहले ही सीख लिया कि आग जला के कैसे हम कुछ पकाते हैं, मांस पकाते हैं, खाते हैं। तो आग जलाने की जो क्रिया है या फिर इसको कैसे व्यवहारिक जीवन में यूज किया गया है उसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी। और उसको जो समझने की प्रक्रिया, उसके पीछे क्या क्या ज्ञान है उसको विज्ञान बोलते हैं। ठीक, फिर आएंगे जो दूसरा विषय है उसमें लिखा गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धता। ठीक, और देशज के रूप में प्रौद्योगिकी का विकास और नए प्रौद्योगिकी का विकास। अब देखिए कि देशज के रूप में नए प्रौद्योगिकी का विकास में है कि जैसे कि एक भारत देश है, भारत देश में अपनी एक समस्या है, अपना एक भौगोलिक स्थिति है, अपना एक इतिहास है, अपनी एक संस्कृति है। उस संदर्भ में भारत में जो समस्या है उसको कैसे हम विज्ञान के सहायता से उसको समाधान कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। किसी विशेष क्षेत्र या संस्कृति की जो आवश्यकताएं हैं उसको ज्ञान से हम कैसे व्यवहारिक जीवन में लाके उसको समस्या को समाधान कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो है विषय उसमें लिखा गया सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपत्ति से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। तो मोटा मोटी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का विषय देखने के बाद हम लोग इन निष्कर्ष पर पहुँचे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो विषय हैं और जो पाठ्यक्रम आएंगे वो होंगे नैनो प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धि, अंतरिक्ष, रक्षा, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य, ऊर्जा, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धता। तो मोटा मोटी हम लोग ये पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। अगर कोई भी एक प्रौद्योगिकी या कोई भी एक विषय लेंगे जो कि मुख्य परीक्षा और लोक सेवा आयोग के परीक्षा में मुख्य या प्रारंभिक परीक्षा में दिया गया, उसका हम लोग कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे किसी एक पार्टिकुलर प्रौद्योगिकी। जैसे नैनो प्रौद्योगिकी का सबसे पहले हम देखेंगे उसका इतिहास क्या है, क्या
पहले भी इस प्रौद्योगिकी का मनुष्य ने या भारत ने पहले कभी उपयोग किया गया है। जैसे आप देखिएगा नैनो प्रौद्योगिकी का 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चरक संहिता में इससे संबंधित या मिलता जुलता कोई प्रौद्योगिकी है। लोगों को भले उसके विज्ञान के बारे में नहीं पता होगी, आज के ज़माने में क्या, आज के साइंस में या विज्ञान में क्या है कि डिफरेंट पर अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइसेस हैं, उससे क्या होता है हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी तक या नैनो प्रौद्योगिकी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उस समय नहीं होगी, बट उन लोगों को अप्लीकेशन या उसको कैसे यूज करेंगे, व्यवहारिक जीवन में उपयोग करेंगे, उन लोगों को पता थी। ठीक, तो कोई भी प्रौद्योगिकी का सबसे पहले हम इतिहास देखेंगे, जो पुराना इतिहास है, फिर मिडिवल है, फिर उसके बाद मध्य युग में, फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट क्या चल रही है। फिर हम देखेंगे कि वो जो प्रौद्योगिकी है उसके पीछे का बुनियादी विज्ञान क्या है। बुनियादी विज्ञान से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो एडवांस लेवल या उन्नत जो विज्ञान है उस प्रौद्योगिकी से रिलेटेड या उससे संबंधित उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, फिर उसका बुनियादी विज्ञान भी जो होंगे, जैसे नैनो प्रौद्योगिकी में उसमें बड़ा सतह क्षेत्र या क्वांटम इफेक्ट जो है वो एडवांस लेवल या बहुत ही मतलब कि समझने वाली एक प्रक्रिया या उन्नत टाइप का साइंस या विज्ञान बोल सकते हैं नैनो प्रौद्योगिकी में। तो हम लोग एक प्रौद्योगिकी का डीपर अंडरस्टैंडिंग या उसकी जो बेहतर समझ उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि उस प्रौद्योगिकी में जो बुनियादी विज्ञान है उससे कैसे विज्ञान से प्रौद्योगिकी की तरफ जाया जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे कि उस प्रौद्योगिकी का कैसे अनुप्रयोग करते हैं रोजमर्रा जीवन में, कैसे उससे किसी भी समस्या को निवारण के लिए उस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा, कृषि, रक्षा, जल शोधन, निर्माण उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण, खाद्य उद्योग, अंतरिक्ष और बुद्धिदीप्त उपकरण। चूंकि हिंदी माध्यम छात्रों में ये समस्या क्या आती है कि उन लोगों को सबसे पहले जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी का जो बुनियादी विज्ञान है या उसका व्यवहारिक जीव बुनियादी विज्ञान समझने में कठिनाई होती है। जब बुनियादी विज्ञान समझने में कठिनाई होगी तो क्या समस्या आएगी, आपके लिए एक समस्या आएगी कि कैसे। ठीक है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके साथ समस्या क्या आती है कि जो बुनियादी विज्ञान है उनकी समझ सबसे पहले उनको अच्छे से नहीं होती। जब बुनियादी विज्ञान की समझ अच्छे से नहीं होगी उस पार्टिकुलर प्रौद्योगिकी उच्च प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, तो उससे क्या होगी कि उसका जो उपयोग है या अनुप्रयोग होगा उसको कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये उनकी समझ क्लियर नहीं हो पाएगी या अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या होगा कि एग्जाम में जब वो मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो अच्छे से कोई भी प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग नहीं लिख पाएंगे और उनका अदर विषय से जो संबंध लिखना है या कैसे उसको अच्छे से लिख पाएंगे वो नहीं लिख पाएंगे। फिर देखेंगे चिकित्सीय क्षेत्र में जैसे कि कोई भी प्रौद्योगिकी है, पिछले में हम देखें कि कैसे एक प्रौद्योगिकी का जो अनुप्रयोग है कैसे चिकित्सा, कृषि, रक्षा सब जगह यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि चिकित्सा में उसको कहाँ कहाँ अनुप्रयोग किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कृषि में कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। फिर उसको देखेंगे उस प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकारी योजनाएं क्या क्या थी। फिर उससे देखेंगे कि उस प्रौद्योगिकी से रिलेटेड सुर्खियाँ क्या है या करेंट अफेयर क्या है बोल सकते हैं। जैसे नैनो प्रौद्योगिकी से रिलेटेड लिक्विड नैनो यूरिया अभी चल रही है करेंट में। फिर हम देखेंगे कि उससे पिछले साल के प्रीवियस ईयर के या पिछले वर्ष को जो सवाल आए थे वो कैसे थे। फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा में पिछले साल के जो सवाल थे उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद वो जो विषय है उसको हम लोग खत्म करेंगे। अभी हम नेक्स्ट आते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये रहा विषय और हम लोग कैसे कोई एक प्रौद्योगिकी को अपने कक्षा में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि समान अध्ययन 3 जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का समान अध्ययन 3 से कैसे संबंध है। तो अगर आप समान अध्ययन 3 में आइएगा तो उसमें लिखा गया प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एंड आपदा प्रबंधन। अगर इसमें आइएगा लोक सेवा आयोग में तो इसमें देखिएगा मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें लिखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति और रोजगार से संबंधित विषय, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। चूंकि विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी किसी भी देश की अगर जितनी ही ज़्यादा आगे होती है उस देश में क्या होता है, उस देश का विकास ज़्यादा होता है, उस देश में जो रोजगार की समस्या होती है वो कुछ हद तक
ख़त्म की जा सकती है, क्योंकि नए नए प्रकार के प्रौद्योगिकी आएंगे, उसमें उनका रास्ता खुलेगा, उनमें रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। ठीक, अब ये है कि इसको कैसे हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिंक करेंगे या उसको संबंध करेंगे, ठीक, या उसको कैसे जोड़ेंगे। ये देखिएगा इस फिगर में क्या है कि किसी भी देश का जो आर्थिक विकास दर में वृद्धि होती है, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि एक विचारों और आइडिया, जिसको बोलते हैं कि एक विचार आया कि हमको इस विचार को अप्लाई करना है, जिससे क्या हो कि इस विचार को अप्लाई सबसे पहले विचार का उत्पन्न हुआ किसी गवर्नमेंट क्या कोई जो थिंक टैंक है वो डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस होगी या स्वीकृति होगी, फिर उसका अनुप्रयोग होगा। जब इस विचार का अनुप्रयोग होगा तो नए वस्तुएं और सेवाएं आएगी, जब नए वस्तुएं और सेवाएं बाजार में आएगी तो क्या होगा कि रोजगार की समस्या वो ऑटोमेटिकली सोल्व होगी, उससे विकास होगी, प्रगति होगी। ठीक, फिर हम देखेंगे कि जो एआई एंड जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कृत्रिम बुद्धि, इसमें कैसे कि हम यूज कर सकते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था है और कोई भी योजना है, उसमें कैसे हम सटीकता ला सकते हैं। जैसे कि आप एआई में आप पढ़े होंगे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है कि एक बड़े डाटा सेट होती है, उसका विश्लेषण करती है। जैसे कि हम बोले, एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि ये मान लेते हैं कि पॉपुलेशन है या जनसंख्या है, ये मान लेते हैं जनसंख्या है। ठीक, ये मान लेते हैं जनसंख्या है और ये समय है। ठीक, ये समय है, ये मान लेते हैं t1। ठीक, यहाँ तक समय है। एआई क्या करेगा कि ये 0 to t1 मान लेते हैं कि ये यहाँ पे लेट इट बी S1 से t1 तक जो समय था उसमें जो जनसंख्या थी किसी भी देश की वो कैसे बदल रही थी, और ये जो अप्स एंड डाउन है ये एक पैटर्न है। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि क्या करती है कि सबसे पहले कि ये जो पैटर्न है, इसमें जो रुझान है, उतार चढ़ाव है, इसको विश्लेषण करती है। फिर इसके बाद अगर हमको इसको पूर्वानुमान करना पड़ेगा कि लेट इट बी मान लेते हैं कि T2 में कैसा आएगा, तो T2 में वो जो है मान लेते हैं ऐसा दे देती है। तो ये क्या करेगी, ये इसको फोरकास्टिंग या इसको बोलते हैं कि फोरकास्टिंग करना अंग्रेजी शब्द में, इसको प्रिडिक्ट कर देती है। और जो होता है वो एक्चुअल से अराउंड एक्यूरेसी 95% या 98% होती है, जिससे क्या होती है कोई भी योजना या कोई भी सरकारी समस्या है उसको विश्लेषण के थ्रू उसमें जो कुछ पैटर्न है उसको पता करना और उसको फोरकास्ट करना ये आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं बिग डाटा एनालिटिक्स पे। यूपीएससी के सिलेबस में और लोकसभा आयोग में एक है बिग डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा एनालिटिक्स होती है कि जैसे कि मान लेते हैं 140 करोड़ भारत देश का पॉपुलेशन है, तो 140 करोड़ लोगों का एक रुझान होगा, एक बाज़ार में खरीदने की एक प्रवृत्ति होगी या उसको बेचने की एक प्रवृत्ति होगी। तो उसको कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं या कैसे उसका विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आजकल पॉलिटिक्स में इसका आसानी से यूज किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ में कितने लोग हैं, एक पार्टिकुलर संस्कृति, एक पार्टिकुलर कास्ट, एक पार्टिकुलर रिलीजन, या किससे इंक्लाइंड है सोशल मीडिया में या यूट्यूब पे किस टाइप का वीडियो देख रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, क्या सब्सक्राइब कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि उनका एक पैटर्न पता चलता है। उस पैटर्न का विश्लेषण करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 140 करोड़ में इतना % पॉपुलेशन का इसकी तरफ थोड़ा सा रुझान है। तो ये हो गया बिग। इससे क्या होता है कि इसके नीतिगत निर्णयों, संसाधनों को जुटाने या रणनीतियों को बारे में पता करने की कोशिश की जा सकती है और की जाती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिमोट सेंसिंग एंड ब्लॉकचेन। रिमोट सेंसिंग एंड ब्लॉकचेन होती है कि सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन तकनीक संसाधन थे। जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर इलाका में मान लेते हैं यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक खेत है, यहाँ पे कोई एक खेत है, ए मान लेते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा क्रॉप्स है। इस लेट इट बी ये कोई स्टेट हो गया,
ये अदर स्टेट हो गया, अदर राज्य हो गया। हाँ, इसमें कितना परसेंट कौन सी फसल है, इसमें कितने परसेंट कौन सी फसल है। इससे क्या होगा कि हम मानचित्रण भूमि उपयोग योजना, हम ये योजना अगर कोई सरकारी योजना बना रही है कि हम लोग को इस साल कौन सी फसल का उपज पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, या किसकी उपज कम है, या किसका एक्सपोर्ट करना है, किसका इंपोर्ट करना है। इससे क्या होगा कि रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन तकनीक के जरिए हम इसमें दक्षता ला सकते हैं, दक्ष बना सकते हैं। फिर आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पहले का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, जितने भी ट्रांजैक्शन या बोल सकते हैं जो लेन देन की होती है, वो एक दूसरे से लिंक होती है। जैसे कि मान लेते हैं एक बॉक्स है, मान लेते हैं यहाँ पे इसका फर्स्ट लेन देन हुआ, पहली बार इसका लेन देन हुआ, फिर इसके बाद दूसरी बार लेन देन हुआ, फिर इसका तीसरी बार लेन देन हुआ। इसमें क्या होता है कि जब आपको तीसरी बार लेन देन हुआ, इससे संबंधित कोई एक पर्सन है तो इसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि पिछला 2 बार जो लेन देन हुआ कब, कहाँ, कैसे, कौन किया। तो इससे क्या होती है कि जो धोखाधड़ी या पारदर्शिता हो, धोखाधड़ी की संभावना उसको कम किया जा सकता है और इसको और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है। जैसे कि इसका उपयोग आसानी से हम लोग कर सकते हैं भूमि डिजिटलाइज में, भूमि का डिजिटलाइजेशन में। भूमि का डिजिटलाइजेशन में क्या होता है कि मान अभी के टाइम में जितने भी ज़्यादातर आप नॉर्थ इंडिया में देखिएगा और कहीं भी आप देखिएगा, तो उसमें क्या होता है कि भूमि का जो मालिकाना हक है उस पर बहुत सारी समस्याएं, लड़ाई झगड़ा होती है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ दें तो इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि उस ज़मीन से रिलेटेड भी 20 टाइम्स लेन देन हुआ उस ज़मीन के विषय में या जमीन के मालिकाना हक से। तो क्या होगा कि इसका फर्स्ट टाइम जो होगा, पहली बार जो लेन देन हुआ, दूसरी बार जो लेन देन हुआ, सब इस 20 वाले के जो 20वां लेन देन हुआ उसका पास होगा। इससे क्या होगा कि पारदर्शिता में वृद्धि होगी और जो धोखाधड़ी की संभावना है उसको कम किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे डिजिटल कनेक्टिविटी। इसके माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी पहलों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, फिर संवर्धित वास्तविकता मतलब कि AR और VR, उसका प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल। ये आप देखिएगा अभी के टाइम में एक ऐसी प्रौद्योगिकी है AR VR। इसमें क्या होता है कि जैसे पायलट हो गया या फिर डिफेंस में जितने भी आर्मी पर्सनल हो गए, उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है VR के जरिए, जिससे क्या होता है कि उनको आभासी वास्तविकता होती है, इसमें वर्चुअल वर्ल्ड होती है, बट जो ट्रेनिंग होती है वो रियल जैसा होता है। और इससे क्या होता है कि उनको ट्रेनिंग ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जो कैपेबिलिटी होती है डिफेंस की या फिर हेल्थ में जो ट्रेनिंग होती है वो और ज़्यादा अच्छी से हो पाती है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे अभी के टाइम में इस दशक में जितने जितने प्रौद्योगिकी आए, इस प्रौद्योगिकी का उपयोग या अनुप्रयोग करने से कैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कैसे हम सुधार ला सकते हैं, उसकी योजना को सटीकता में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। रोजगार से संबंधित ये आप देखिएगा कि जितने भी टेक्नोलॉजी, अगर किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जाए या उसके कौशल में वृद्धि की जाए तो डेफिनेटली निश्चित ही रोजगार से संबंधित विषय को कम किया जा सकता है, मतलब कि रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है और निश्चित ही विकास, किसी भी देश का विकास उसके टेक्नोलॉजी और साइंस पे डिपेंड करता है। फिर हम देखेंगे कि सामान्य अध्ययन 3 में जो अगला विषय है वो लिखा गया प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास, मतलब कि ये तो हम देखें ये जो GS3 है। फिर उसमें लिखा हुआ मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न। अभी हम एक उदाहरण दिए थे कि एक पार्टिकुलर जगह है, लेट इट बी, यहाँ पे S1 स्टेट है, यहाँ पे S2 स्टेट है, यहाँ पे S3 स्टेट है। तो इस हर एक अलग अलग स्टेट का क्या रुझान है, क्या पैटर्न है, या फसलों का पैटर्न या किसी भी टाइप का पैटर्न, वहाँ के लोगों का व्यवहारिक बिहेवियर कैसा है, या किसी भी टाइप का पैटर्न को हम आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बिग डाटा एनालिटिक्स के साथ और अगर जहाँ तक रही बात फसलों का पैटर्न के लिए, तो हम लोग सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन के जरिए हम एक रुझान पता कर सकते हैं।
फिर सिंचाई के विभिन्न प्रकार, सिंचाई प्रणाली तथा कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन और संबंधित विषय, बाधाएं, संबंधित विषय और बाधाएं। जहाँ पे किसी भी समस्या या आर्थिक समस्या होगी या टेक्नोलॉजिकल समस्या होगी किसी भी कंट्री से रिलेटेड, तो हम उस बाधाओं को सोल्व करने के लिए हम प्रौद्योगिकी का यूज आसानी से कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का यूज करने से क्या होती है कि कोई भी बाधाएं जो हैं उसको सोल्व तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं। और किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी जो होती है अभी के टाइम में, इसमें क्या होती है कि अभी हम देखेंगे ई प्रौद्योगिकी में कैसे हम ड्रोन का यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सेंसर का यूज कर सकते हैं, और उससे किसानों का जो उत्पादकता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें कैसे दक्षता ला सकते हैं। फिर हम देखेंगे जो सामान्य अध्ययन 3 में है जो ये पाठ्यक्रम दिया गया, उसमें जैसे भारत के प्रचुर ऊर्जा संस्थानों से कैसे हम सिंचाई पंप लगा सकते हैं। आप देखिएगा करंट अफेयर में और सुर्खियों में भारत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान पीएम कुसुम, इसमें कैसे सौर ऊर्जा से हम पंप चला सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रौद्योगिकी का पार्ट है जो विज्ञान से रिलेटेड है, और ये आपका सामान्य अध्ययन 3 में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर आपकी समझ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी अच्छे से होगी तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जब मुख्य परीक्षा में लिखने की बात हुई तो आप अच्छा लिख सकते हैं आप दूसरे के मुकाबले। हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ ये समस्या आती है कि उनको विज्ञान को समझने में सबसे पहले समस्या आती है, फिर उसके बाद जब समस्या आएगी तो आप अच्छे से, और जो चुनौतीपूर्ण है और जो बाधाएं हैं, जो यहाँ पे बाधाएं हैं, आप इसको अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में थोड़े हिंदी मीडियम छात्रों के लिए थोड़ा सा इशू आता है। तो हमारे क्लास में क्या होगा कि हम मतलब कि एक करेंगे कि जितने भी जो विज्ञान से संबंधित बुनियादी जो विज्ञान है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो पाठ्यक्रम है यूपीएससी से रिलेटेड, उसको हम सरल भाषा में कैसे आपको तक पहुंचाए। फिर देखिएगा ड्रोन एंड आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पश्चिमी सभ्यता का से आता है और हर एक दशक में ये बदलते रहता है। तो आपको ये आईओटी, आप ये मत खोजिए कि आईओटी का हिंदी वर्जन कोई आएगा। आईओटी का हिंदी वर्जन आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो आपको हिंदी का जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी कुछ समझना पड़ेगा, और इंग्लिश का भी टर्मिनोलॉजी उसको भी समझना पड़ेगा। आपको समन्वय बना के चलना पड़ेगा। जैसे कि ड्रोन और आईओटी, इससे क्या होता है, मिट्टी की नमी, उर्वरक, कीटनाशक और मौसम की डाटा का एकीकरण कर सकते हैं। फिर जब हमारे पास उससे रिलेटेड जो कृषि में निवेश होता है, लाइक उर्वरक हो गया, पानी हो गई, या फिर कीटनाशक हो गया, अगर सबका डाटा हमारे पास है तो उसका हम अच्छे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, और इससे क्या होगी कि जो हमारी सिंचाई होगी या पैदावार होगी उसको और दक्ष बना सकते हैं, अब उसको पैदावार को बढ़ा सकते हैं। फिर पूर्वानुमानित विश्लेषण और डाटा अंतर्दृष्टि। ये पूर्वानुमानित विश्लेषण होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि बाजार में के रुझान जो है समय के अनुसार चेंज होते हैं। अब वो बाजार में जो समय के अनुसार चेंज होते हैं वो किस समय कैसे चेंज होंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो पर्सन है वो नॉर्मल लेमन टर्म में क्या होगा कि बोलेगा कि गर्मी में आ रहा है तो एक कम होगा, जाड़ा में होगा तो एक कम होगा। लेकिन क्या होगा, अगर हम एआई से यूज करेंगे तो आपको सटीकता जो है वो 90% या 95% या उससे ज़्यादा सटीक के साथ बता सकता है कि बाजार के रुझान इस साल क्या होंगे, ठीक। उपभोक्ताओं की प्राथमिकता, आपूर्ति श्रृंखलाओं की गतिशीलता, इसका पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि का यूज करेंगे, ठीक। इससे बाजार की दक्षता को बढ़ाने और बर्बादी को कम करने में मदद मिलती है, ठीक। फिर हम देखेंगे कि एक अभी करंट अफेयर में एक आया था सुर्खियों में, न्यू एग्रीकल्चर मार्केट ऑर्डर। ये क्या है, एक ड्रोन है। अब ड्रोन क्या है, ड्रोन का विज्ञान क्या है, वो कैसे चलता है, उससे हम क्या क्या अनुप्रयोग कर सकते हैं, ये कृषि में कैसे उसको ये प्रौद्योगिकी में यूज कर सकते हैं। जब आप ड्रोन पढ़िएगा, जब हम पढ़ाएंगे रोबोटिक्स में, तो उसको वहाँ पे अच्छे से इसका जिक्र करेंगे। और इसको इस ड्रोन का उपयोग महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। कॉबे मॉडल होता है कि जैसे कि बाजार के जो ऊंचा, जैसे कि मान लेते हैं कि हम इस
किसी वर्ष में या किसी फसल में हम आलू का पैदावार उपजाएं। तो आलू क्या होगा कि मान लेते हैं कि सब किसान देखें कि इस साल आलू की उपज कम हुई है, तो सब लोग के क्या होगा, आलू उपजाने लगेगा। जब सब लोग आलू उपजाने लगेगा कि जब वो आलू बेचने बाजार में बेचने की बात होगी तो सब लोग आलू उपजाए, तो फिर क्या होगा, उसका प्राइस घट जाएगा। फिर सब सोचेगा प्राइस घट गया है तो अगली बार आलू नहीं कोई उपजाएगा। तो एक क्या होगा कि जो किसान है वो कॉबॉय मॉडल में कैसे नहीं फंसे और इसको कैसे हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कृत्रिम बुद्धि से, इसका एप्लीकेशन या अनुप्रयोग यहाँ पे आसानी से किया जा सकता है। फिर प्रसिद्ध कृषि प्रौद्योगिकियाँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। मतलब प्रसिद्ध कृषि प्रौद्योगिकी होती है कि जैसे आप कृषि में जो निवेश है या पानी है, उर्वरक है, कीटनाशक है, ये जितने भी निवेश है इसको आप सटीक रूप से कैसे उपयोग में ला सकते हैं, और सटीक रूप में उपयोग लाने से आप इसमें दक्षता में और दक्षता में बढ़ोतरी कर सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अब इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए हमको कृत्रिम बुद्धि का यूज करना पड़ेगा, डाटा विश्लेषण का, या डाटा एनालिटिक्स बोल सकते हैं, या डेटा विश्लेषण। ठीक है, डाटा विश्लेषण का यूज करना पड़ेगा। फिर हम इसमें आईओटी यूज करेंगे, फिर इसमें ड्रोन यूज करेंगे, डिफरेंट सेंसर यूज करेंगे, कैसे हम इसको प्रसिद्ध कृषि प्रौद्योगिकी है उसको कैसे उन्नत कर सकते हैं। और ये जो है ये प्रौद्योगिकी का पार्ट है। तो अब अगर आप देखिएगा सामान्य अध्ययन 3 में जनरली क्या करते हैं छात्र जो हिंदी मीडियम के, वो देखते हैं कि अरे ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, इकोनॉमिक का पार्ट है, अर्थव्यवस्था का पार्ट है, इसको छोड़ देते हैं। जबकि इसको आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आसानी से लिंक कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा का जो सवाल है उसको जब आप लिखिएगा तो आप डेफिनेटली आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो हमारी जो अभी के आज के क्लास में होगी कैसे हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको कैसे हम लिंक करें। फिर देखिएगा जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंध, जन वितरण प्रणाली उद्देश्य। अब जन वितरण प्रणाली है उसको कैसे हम साइंस एंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कैसे हम अच्छे से ला सकते हैं, पारदर्शिता ला सकते हैं, उसमें दक्ष बना सकते हैं। फिर बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय में हम लोग देखेंगे कैसे या यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं या फिर नैनो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, या कौन से टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी यूज करके हम खाद्य सुरक्षा संबंधी जो भंडारण की समस्या का निवारण कर सकते हैं। पशुपालन संबंधी स्तर, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग। फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। फिर देखिएगा औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। और औद्योगिक नीति में परिवर्तन ये क्या है, ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पार्ट है। अगर अभी के देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या डीप लर्निंग, जितने भी टेक्नोलॉजी आ रहे हैं इसमें सरकार की नीति क्या है, इसमें सरकार क्या क्या नीति ला रही है इसको इम्प्रूव करने के लिए। अब इसमें देखिएगा कि अगर हम देखेंगे कि बफर स्टॉक के बारे में, बफर स्टॉक में स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन, स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन में क्या हम आईओटी सेंसर से लैस या मॉनिटरिंग सिस्टम से यूज करके क्या भंडारण प्रबंधन को हम अनुकूलित कर सकते हैं या उसको और ज़्यादा दिन तक भंडारण में रख सकते हैं, इससे बर्बादी को कम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, वास्तविक समय में तापमान, आर्द्रता और अन्य पर्यावरणीय कारकों को आसानी से माप कर सकते हैं, और मापने के बाद हम उसको भंडारण की समस्या का निवारण भी कर सकते हैं, उसको और बर्बादी से बचा सकते हैं, इसे खराब होने से रोक सकते हैं। फिर पूर्वानुमानित विश्लेषण, पूर्वानुमानित विश्लेषण जैसे कि बफर स्टॉक, जैसे कि आप पिछली स्लाइड में देखें कैसे कि बाजार का जो रुझान है, जो खरीदने की और बेचने की जो रुझान है उसको हम पहले से ही विश्लेषण कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो भंडारण समस्या होगी और जो गतिशीलता होगी, कैसे भी कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह कब ले जाना है, किसकी डिमांड है, किसकी डिमांड ज़्यादा है या कम है, इसके लिए हम कृत्रिम बुद्धि या डाटा विश्लेषण का यूज कर सकते हैं भविष्य की मांग का
सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसके लिए हम कृत्रिम बुद्धि का यूज करते हैं और डाटा विश्लेषण का यूज कर सकते हैं, जिसको हम डाटा एनालिटिक्स भी बोलते हैं। फिर उन्नत प्रशीतन प्रौद्योगिकियाँ, तापमान नियंत्रण लॉजिस्टिक। अब देखिए कि जैसे कि उन्नत प्रशीतन मतलब कि जो एडवांस कूलिंग सिस्टम बोल सकते हैं, इसमें कैसे बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा संबंधी का यूज कर सकते हैं। ठीक। अग्रिम सामग्री कोटिंग, जैसे कि क्या हम नैनो टेक्नोलॉजी, क्या बायोटेक्नोलॉजी, क्या डिफरेंट एडवांस मटेरियल के थ्रू कोटिंग करके क्या हम अपने खाद्य संबंधी सुरक्षा को जो और ज़्यादा दिन रख सकते हैं। फिर हम आपूर्ति श्रृंखला हो गई, इसको हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं आपूर्ति श्रृंखला को, जैसे पूर्वानुमानित विश्लेषण करके क्या हम जो आपूर्ति श्रृंखला उसको हम गतिशील बना सक रहे हैं या इफिशिएंट बना रहे हैं या दक्ष बना रहे हैं। बाजार का जो रुझान है, जो कि पिछले डाटा और मौसम का पैटर्न, उपयोग पैटर्न का विश्लेषण करके क्या हम कृत्रिम बुद्धि के थ्रू उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ये सब बोल सकते हैं कि साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अच्छे से हम लिंक कर सकते हैं। ऐसे अगर पढ़ा जाए तो आपको मुख्य परीक्षा में ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे। फिर हम देखेंगे भारत में भूमि सुधार, बुनियादी ढांचा। भारत में भूमि सुधार, ये भारत में भूमि की जो सुधार की समस्या है, मालिकाना हक से रिलेटेड है, बहुत गंभीर समस्या है। तो इसके लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए अगर आपको प्रौद्योगिकी की समझ अच्छे से होगी, अगर अच्छे से नहीं होगी तो आप बोलिएगा कि इसमें कुछ भी टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग लगा देते हैं, इसमें या कृत्रिम बुद्धि लगा देते हैं। ऐसे नहीं, सबसे पहले क्या होगा कि आपको समझ अच्छी से होनी चाहिए कि भूमि सुधार में कौन सी जो प्रौद्योगिकी है वो लगेगी। लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगर ये आपको पता चलेगा कि ये प्रौद्योगिकी लगेगी, तो जब ये प्रौद्योगिकी लगेगी तो कैसे लगेगी, इसकी समझ आपको थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी। फिर देखेंगे जैसे कि अगर भूमि सुधार को देखा जाए तो इसमें उन्नत उपग्रह इमेजरी, ड्रोन, इसका उपयोग करके, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर लैंड है, इस लैंड में इसको हम क्या करेंगे कि सैटेलाइट इमेज से, जिसको उन्नत उपग्रह इमेजरी बोलते हैं, इससे हम क्या मैप कर लेंगे, ड्रोन के थ्रू इसको भेज के इस पार्टिकुलर इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, इसको मैप कर लिए। फिर इसको हम क्या करेंगे कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ले लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐड कर दिए। फिर इसमें जो है वो जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटल कर दिए। रिकॉर्ड जब डिजिटल किए तो अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अभी हम डिटेल में विस्तृत में डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है कि एक जो फर्स्ट बार लेन देन हुआ और जो सेकेंड बार लेन देन हुआ या फिर तीसरी टाइम लेन देन हुआ या चौथी टाइम लेन देन हुआ, जो लास्ट लेन देन मान लेते हैं कि लेट इट बी, ठीक है। सामान्य अध्ययन 3 में हम लोग देखेंगे कि भारत में भूमि सुधार एक विषय है, जिसमें ये है कि कैसे हम इसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कैसे हम भूमि सुधार को और उन्नत बना सकते हैं। ठीक। अगर आप देखिएगा कि एक मान लेते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि एक क्षेत्र है, एक मान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें उन्नत उपग्रह इमेजरी, जो सैटेलाइट इमेजरी है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हम माप लेते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट है, विन्यास इसको बोलते हैं, इसको एक कितना है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो हम लोग पता कर लिए। फिर उसके बाद ड्रोन इमेजरी से भी पता कर लिए कि इस आसपास का जो क्षेत्र में है, यहाँ पे किसका खेत है, यहाँ पे किसका खेत है, यहाँ पे किसका खेत है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए कि इसको जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, फिर उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इसको जोड़ दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है कि अभी हम विस्तृत चर्चा नहीं करें, मोटा मोटी तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पार्टिकुलर लेन देन है जो पहली बार लेन देन हुई, फिर उसके बाद दूसरी बार जो लेन देन हुई, फिर जो तीसरी बार लेन देन हुई, और मान लेते हैं कि इसका लेन देन ऐसे चला, मान लें कि 20वां बार लेन देन हुआ। तो जो लास्ट टाइम जो 20वां बार जो लेन देन हुआ, तो इसमें क्या होगा कि जो पिछला जितना भी डाटा था 1 से 19 तक, सब इसमें
समाहित होगा। तो इसके बारे में अगर हमको जानकारी होगी, मतलब कि हम जो पिछला रिकॉर्ड है उसके बारे में भी जानकारी होगी, इससे क्या होगा कि पारदर्शिता हो गई। तो ज़मीन के बारे में, ज़मीन का जो मापदंड के बारे में, जो मालिकाना हक है उसका हस्तांतरण जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फर्स्ट टाइम जो है कैसे हुआ था, सेकंड टाइम कैसे हुआ था, थर्ड टाइम कैसे हुआ था, और जो अब भी हम ले रहे हैं वो कैसे हो रहा है। तो इसमें पारदर्शिता आ जाएगी, जिससे धोखाधड़ी की समस्या कम हो जाएगी। फिर इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग पर डाल देंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगी कि ये ओपन डाटा पब्लिक है, जब पब्लिक डाटा है तो आप कभी भी देख सकते हैं। और इसमें अगर हम AI डाल दें, अगर हम इसमें कृत्रिम बुद्धि डाल दें, अगर हम इसमें कृत्रिम बुद्धि डाल दें तो हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जब हम सामान्य अध्ययन 3 में, ओके, जब हम सामान्य अध्ययन 3 में देखेंगे, एक विषय है भूमि सुधार। और भूमि सुधार को कैसे हम टेक्नोलॉजी से, किस प्रौद्योगिकी से हम उपयोग करके इसको और धोखाधड़ी या अनधिकृत परिवर्तनों से बचा सकते हैं। अब इसके लिए कौन सा हम प्रौद्योगिकी यूज करेंगे, क्या हम कृत्रिम बुद्धि यूज करेंगे, क्या हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, क्या हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे, किस क्रमबद्ध तरीके से यूज करेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा कि मान लेते हैं कि एक क्षेत्रफल का एक भूमि है, जिसको हम उन्नत उपग्रह इमेजरी के जरिए या ड्रोन के जरिए हम इसका माप कर लिए कि इसका क्षेत्रफल या ए है। फिर उसके बाद हम इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जोड़ दिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है कि इसमें जो अभी करेंट लेन देन चल रही है उससे, उसकी जानकारी अगर हमारे पास है तो उससे हम पिछला जितना भी लेन देन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये फर्स्ट बार, पहली बार इसकी लेन देन हुई, ये जो है दूसरी बार लेन देन हुई, ये दूसरी बार हुई, फिर ये तीसरी बार लेन देन हुई, फिर ये चौथी बार लेन देन हुई। मान लेते हैं ऐसे ऐसे, मान लेते हैं कि ये 20वां बार लेन देन हो रहा है। तो आपके पास इस लेन देन की इंफॉर्मेशन है या जानकारी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस जानकारी के माध्यम से आप पिछला जितना भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि धोखाधड़ी की समस्या, मालिकाना हक है जो भूमि से रिलेटेड, उसमें क्या होगा कि उसमें धोखाधड़ी प्रतिरोधी बनाता है। अब इसमें हम लोग कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। अगर हम इसको इसमें कृत्रिम बुद्धि डाल देते हैं, कृत्रिम बुद्धि डालने से ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होंगे, भूमि होंगे, इस पार्टिकुलर एरिया में या इस एरिया में कौन सी फसल होती है, फिर इस फसल का मालिकाना हक किसके पास है। फिर कृत्रिम बुद्धि से फिर हम डाटा एनालिटिक्स या डाटा विश्लेषण पे जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक पार्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी है उसको क्रमबद्ध तरीके से हम उपयोग करके हमारी जो या तो भूमि की पैदावार है या मालिकाना हक है भूमि का, या कोई भी धोखाधड़ी हो रही है उसमें पारदर्शिता की कमी है, उसको हम इम्प्रूव बना सकते हैं या उन्नत बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बुनियादी ढांचा, एक मिनट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि ऊर्जा, बंदरगाह। अब इसमें ये देखिएगा, इसमें एक और जो विषय वो लिखा गया है, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क निर्माण, विमानपत्तन, रेलवे। अब इसमें क्या हुआ, क्या हम कोई प्रौद्योगिकी या कोई ऐसा एडवांस उन्नत पदार्थ यूज करके जो बंदरगाह है या सड़क है या रेलवे है या विमान है उसमें कैसे हम उन्नति ला सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं। जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब, जिसको कार्बन नैनो तंतु भी बोलते हैं, कार्बन तंतु भी बोलते हैं, इसको कैसे हम उपयोग करके, कोई भी नैनो पदार्थ का उपयोग करके यांत्रिक गुणों में कैसे बढ़ोतरी किया जा सकता है। जैसे कि आप कंक्रीट में, जो कि आप घर बनाने में कंक्रीट का उपयोग देखते होंगे, उसमें क्या हम कार्बन नैनो फाइबर का उपयोग करके क्या उसकी शक्ति या लचीली ताकत या स्थायित्व या उसमें सुधार ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो इससे क्या होगा कि इससे जो अर्थव्यवस्था है, मान लेते हैं कि अभी 100 रुपया लगता है, मान लेते हैं कोई एक घर बनाने में या कोई एक पुल बनाने में, तो मान लेते हैं कि अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो क्या ये 90 रुपया हो जाएगा, क्या ये 80 रुपया हो जाएगा। इससे क्या होगा, डेफिनेटली ये कार्बन नैनो ट्यूब, जो कार्बन नैनो तंतु होता है, इसको उपयोग करने से इसमें अर्थव्यवस्था में, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, उसमें बहुत कमी आती है और इसका जो लचीली ताकत है या तन्य शक्ति है उसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है। जब हम नैनो प्रौद्योगिकी बताएंगे तो उसमें विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। रही बात ऊर्जा की, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में ऊर्जा का हम एक अलग से टॉपिक
विषय देखेंगे। ऊर्जा में जैसे नाभिकीय संलयन या नवीकरणीय ऊर्जा के कैसे स्रोत है, उसमें अभी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या हरित हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उससे क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, ये हम लोग देखेंगे डिटेल में। आज का क्लास जो बस आज की जो विषय है हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे जो लोक सेवा आयोग के जो विषय है, जो पाठ्यक्रम दिए गए हैं, उसको कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक करके दूसरे विषय के साथ पढ़ने से क्या होगा कि एक एकीकृत नॉलेज आएगा जिसे आप मुख्य परीक्षा में आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें है पर्यावरण संरक्षण। चूँकि ये इन्वायरमेंट का और जो पर्यावरण विज्ञान का एक अलग से टॉपिक है जिसको हम पढ़ाएंगे डिटेल में, उसका अपना एक पाठ्यक्रम है। लेकिन हम आज के क्लास में ये चर्चा करेंगे कि क्या हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के थ्रू या उससे जो पर्यावरण संरक्षण है, क्षरण है या पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं, कैसे रोबोटिक्स एआई का यूज करके आपदा प्रबंधन को हम पता लगा सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं, या आपदा प्रबंधन में हम रोबोटिक्स का यूज करके उसमें कैसे लोगों को बचा सकते हैं, कोई भी हानि हो, मालजन की क्षति होती है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो हम विज्ञान प्रौद्योगिकी में ऊर्जा एक अलग से पढ़ेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। इसमें हम देखेंगे कि पर्यावरण से क्या इससे नुकसान है, इसके लिए क्या नई जो प्रौद्योगिकी है, क्या हरित हाइड्रोजन जो टेक्नोलॉजी है, क्या इन समस्या को सोल्व कर पाती है। या फिर हम देखेंगे अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी, इसमें कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसके बुनियादी विज्ञान क्या है, इसको कैसे उपयोग करके हम इसका पुनर्चक्रण या खाद बनाने में या अपशिष्ट ऊर्जा कैसे बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे रिमोट सेंसिंग के जो क्या हम पर्यावरण निगरानी कर सकते हैं, पर्यावरण में कोई एक पॉल्यूटेंट या कुछ भी एक प्रदूषण की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सेंसर के थ्रू, ड्रोन के थ्रू, और उसमें जैसे चयनात्मक उत्प्रेरक, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, मतलब कि कैसे अप्रोच अपना के क्या प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ये सब एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक पार्ट है, इसको हम अच्छे से समझने से हम इसका उपयोग कर सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। फिर नेक्स्ट आता है कि विकास और फैलते उग्रवाद के बीच का संबंध। फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती, क्या अगर कोई चुनौती है तो उसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। फिर संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, अगर संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती है तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे जिससे कि हम आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को पता लगा सकते हैं और उसको उबरने के या उसको कम करने का कम कर सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा में चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क की भूमिका। फिर हम देखेंगे धन शोधन के उसको कैसे रोक सकते हैं। फिर सीमावर्ती सुरक्षा में चुनौतियाँ, उनका प्रबंधन। ठीक, तो हम देखेंगे ये जो पाठ्यक्रम है यूपीएससी में, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कैसे संबंधित है। तो हम देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जैसे निगरानी, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन, उपग्रह इमेजरी। हाँ, अगर किसी भी गतिविधि या संदिग्ध गतिविधि होती है उस पर निगरानी कैसे हम कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन या उपग्रह इमेजरी के सहित कैसे हम निगरानी को और उन्नत बना सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक व्यवहारिक रुझान पता करना है, व्यवहारिक रुझान, उसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं बिहेवियरल पैटर्न। अगर वो पता करना है कि पर्टिकुलर पर्सन का डेली का जो लेन देन है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो लेन देन है, मान लेते हैं 1 लाख से कम है, अचानक वो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लिया, लेन देन कर लिया, तो उसको कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम कृत्रिम बुद्धि या डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं और उसको हम संदिग्ध गतिविधियों को आसानी से पता लगा सकते हैं। फिर हम देखेंगे मानव रहित यूएवी, अनमैन्ड एयर व्हीकल और निगरानी कैमरे से थर्मल इमेजिंग क्षमताओं से कैसे हम कोई भी चुनौतियां है सीमावर्ती क्षेत्रों में उसको कैसे हम निजात पा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। फिर
फिर देखिएगा नियामक टेक्नोलॉजी में एक है रेक टेक्नोलॉजी, नियामक प्रौद्योगिकी। इसमें है कि कोई भी धन शोधन से रिलेटेड या जहाँ भी धन ज़्यादा अमाउंट का, कुछ सर्टेन अमाउंट से ऊपर थ्रेशोल्डिंग या उससे ऊपर का कोई धन अगर लेन देन हो रही है तो उसको कैसे हम पता लगा सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद एआई के साथ अगर हम ब्लॉकचेन, एआई के साथ हम ब्लॉकचेन जोड़ देंगे, फिर डाटा एनालिटिक्स जोड़ देंगे, तो फिर कैसे हम लेन देन की निगरानी और विश्लेषण को और सुदृढ़ बना सकते हैं, और जो धन शोधन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसको कैसे हम पता लगा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। एआई के साथ व्यवहारिक विश्लेषण तकनीक, जैसे कि अभी बताए कोई अचानक से जो लेन देन का अमाउंट है वो अचानक से बढ़ गया, उसको कैसे हम पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए हम एआई का यूज करेंगे। फिर उसके बाद डाटा विश्लेषण का यूज करेंगे, उसका ब्लॉकचेन के साथ डाल देंगे। ये सब टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की जो है आपकी समझ जो है वो क्लियर होनी चाहिए, जिससे आप अच्छे से लिख पाएंगे। अगर आपकी टेक्नोलॉजी की समझ अच्छे से नहीं होगी तो आप जो है ये सब जो पाठ्यक्रम है इस पे आप साइंस और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समझ से आप नहीं लिख सकते हैं। आप एक लाइन या दो लाइन भी आप निष्कर्ष में लिखते हैं मुख्य परीक्षा में तो आपको डेफिनेटली निश्चित ही अच्छा नंबर मिलेगा। फिर हम देखेंगे सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में हस्तक्षेप। फिर हम देखेंगे कि ये है सरकारी नीतियाँ। हम देखे थे कि कैसे सरकारी नीतियों को और सटीकता से पूर्वानुमान करने के लिए कैसे कृत्रिम बुद्धि का यूज करेंगे। फिर विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकलन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। ठीक। फिर एक है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं का विकास, प्रबंधन से संबंधित समस्या, गरीबी और भूख से संबंधित समस्या। अगर आप इसे समझिएगा कि जहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, भूख ये सब आएगी तो वहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बहुत ही अहम योगदान हो सकता है। जैसे कि अगर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से अगर हम मान लेते हैं कि लोगों को जो ग्रासरूट लेवल है या जितने भी कॉर्नर ऑफ द इंडिया कहीं भी कोई लोग हैं उसको हम शिक्षा पहुंचा दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा दे रहे हैं, या उनका स्वास्थ्य जो है हम इम्प्रूव कर लेते हैं प्रौद्योगिकी से। जैसे कि आईओटी होता है, आईओटी के साथ या फिर सैटेलाइट इमेजरी के साथ या फिर रिमोट मॉनिटरिंग के साथ, या जब रोबोटिक्स में पढ़ेंगे तो रिमोट सर्जरी भी होता है। बहुत सारे चीज़ें कैसे रिमोट से किसी भी पेशेंट को हम डायग्नोस कर पाएँ, स्वास्थ्य अगर इम्प्रूव कर दिए। फिर अगर गरीबी और जब हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे और गरीबी से फिर मान लेते हैं कि डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसको हम ट्रेंड कर दिए लोगों को, उससे रोजगार की समस्या को सोल्व कर रहे हैं। और भूख से संबंधित मान लेते हैं कि हम इसके लिए जो ई प्रौद्योगिकी है फार्मर कोड, उसमें हम इम्प्रूव पैदावार में दक्षता लाएं, तो इससे ये समस्या कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। एक ही समानाध्यन 3 का पार्ट है, इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आप लिंक करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि अभी हम बताए थे डाटा विश्लेषण और पूर्वानुमान मॉडलिंग, इससे हम बता सकते हैं कि ओपन क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए जो ओपन डाटा प्लेटफॉर्म है, इससे कि सरकार, नागरिकों, शोधकर्ताओं, व्यवसाय के लिए एक सरकारी डाटा आप कोई भी एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। क्या हो कि जितने भी ई सरकारी सुविधा जो सरकारी सेवाएं होती है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे या मोबाइल ऐप पे या कहीं भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है, जिससे आप सरकारी योजना को लाभ लेके आप इन सब चीज़ों में आसानी से सुधार ला सकते हैं। फिर हम डिजिटल कौशल या डाटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा या जितने भी प्रौद्योगिकी है उसमें कौशल देके आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। फिर हम देखेंगे एआई, रोबोटिक्स। फिर एआई, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कैसे इनसे हम शिक्षा में सुधार ला सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। फिर परिशुद्ध एग्रीकल्चर, कृषि तकनीक से कैसे हम किसानों की पैदावार की दक्षता को बढ़ा सकते हैं, इससे भुखमरी को कम कर सकते हैं। फिर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी से जब हम स्वास्थ्य देखेंगे तो इसको ऑटोमेटिकली गरीबी कम हो जाएगा। आप देखेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भूख ये सब एक दूसरे से संबंधित है। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सब को आसानी से कम कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, और ये जो लूप है आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। फिर डिफरेंट ऊर्जा स्रोतों से हम जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी चल रही है उसे कैसे गांव-गांव तक ऊर्जा को पहुंचा सकते हैं और लोगों को सशक्त कर सकते हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। फिर हम देखेंगे कि
हाँ, फिर हम देखेंगे सामान्य अध्ययन 2 में जो नेक्स्ट पाठ्यक्रम है उसमें लिखा गया है कि शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस। जहाँ पे ई गवर्नेंस बात आती है तो यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जिक्र करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपका सामान्य अध्ययन 2 का पाठ है। सामान्य अध्ययन 2 में ई गवर्नेंस का अनुप्रयोग। अब इसमें क्या है कि आपको टेक्नोलॉजी की अच्छे से समझ होगी तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं गवर्नेंस में, ठीक। फिर सफलताएं, सीमाएं एवं संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, संस्थागत तथा अन्य उपाय। पारदर्शिता देखिए बार बार आ रहा है, मतलब कि शासन संबंधी व्यवस्था में पारदर्शिता एक बहुत ही जरूरी चीज़ है। और पारदर्शिता में लाने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का यूज करें, तो अभी हम देखें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है अभी लेटेस्ट प्रौद्योगिकी है, जहाँ पे हम पारदर्शिता जो है बहुत हद तक ला सकते हैं। जैसे कि अभी का जो लेन देन हुआ पिछला लेन देन से जब संबंधित होगा तो बीच में जो छेड़छाड़ करने की संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। अगर कोई कोशिश भी करता है छेड़छाड़ करने की तो पता चल जाता है, वो डिटेक्ट हो जाता है और वो फेल हो जाता है सिस्टम, अगर कोई छेड़छाड़ करना चाहे तो, और एक अलार्म टाइप का ट्रिगर हो जाता है। फिर देखिएगा कैसे हम इसको ई गवर्नेंस के कैसे हम मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, एक इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू आप कोई भी अपने मातृभाषा में या अपने नेचुरल टंग में आप बात कर सकते हैं। आपको चैटबॉट की सुविधा होगी जिससे कि आपकी सरकारी योजनाएं हैं अच्छे से आपके समक्ष पहुंच पाएगी, आप उसका लाभ ले सकते हैं। फिर ई गवर्नेंस में अनुप्रयोगों को अधिक कुशलतापूर्वक और लागत से प्रबंधित करने में सक्षम बनाया जा सकता है। ई गवर्नेंस में आप जैसे कि सर्वर है, जैसे 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, मान लेते 70 करोड़ या 80 करोड़ लोग अगर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो उस सरकारी योजनाओं का उनके पास डेटा होगा, बहुत सारे डाटा होंगे, तो डाटा कहाँ रखेंगे, उसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करेंगे या क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, वो डाटा पे हम कृत्रिम बुद्धि लगाएंगे, उससे एक हमारे देश के जो लोगों का किसी एक कल्चर या कुछ खरीदने का रुझान है या उपभोक्ता की जो प्रवृत्ति है वो हम अच्छे से पता कर सकते हैं। इससे ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग में दक्षता आएगी, ठीक। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता को हम और बढ़ा सकते हैं। और भौगोलिक सूचना प्रणाली जो होती है इससे हम क्या कर सकते हैं, भूमि उपयोग, अभी के हम बताएं कि भौगोलिक जो GIS इंफॉर्मेशन है उससे कैसे हम भूमि उपयोग में दक्षता ला सकते हैं। बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित स्थानिक डाटा का विश्लेषण कर सकते हैं, जो डाटा एनालिटिक्स होती है उससे। फिर हम देखेंगे नागरिक घोषणा पत्र। नागरिक घोषणा पत्र ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। इसमें ये बोल सकते हैं आप कि नागरिक चार्टर का जो उद्देश्य होता है सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता को बढ़ाती है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, ये सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या नागरिक या सिटीजन चार्टर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नागरिक चार्टर का, क्या हम दक्ष बना सकते हैं। जब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे तो ये सब जब आप समझ में आ जाएगा तो आप ये सब भी जो विषय हैं और ये सब जो पाठ्यक्रम आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। फिर एक सवाल है सामान्य अध्ययन 2 में, भारतीय कानून में AI का महत्व। अब इसमें देखिए कि भारतीय कानून में AI का क्या महत्व। अभी के टाइम में भारत में जितने भी कानून ज़्यादातर जो है वो पेंडिंग है या उन पे सुनवाई नहीं होती है या कुछ भी जो समस्या है, क्या हम उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI के थ्रू कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप मामले की पूर्वानुमान भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो एक कुछ प्रतिशत सटीकता के साथ, लेट इट बी 95% या 90% सटीकता के साथ आप विश्लेषण कर सकते हैं। फिर कानूनी प्रक्रिया में तेज़ी ला सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे, कृत्रिम बुद्धि का कैसे उपयोग करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी एविडेंस है, उसका एक डाटा, उसका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू कैसे हम रीड कर सकते हैं और एक रुझान को बता सकते हैं कि कौन एक्यूज है, उसमें क्या क्या धाराएं लगनी चाहिए और कैसे हम उसको रिजल्ट तक, निष्पक्ष जो रिजल्ट है उस तक हम पहुंच सकते हैं। आने वाले समय में इसका निश्चित ही उपयोग किया जाएगा आज कृत्रिम बुद्धि का भारतीय कानून में। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जो कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण है। ये टेक्नोलॉजी से कैसे हम लोगों को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके कैसे हम कानून व्यवस्था में, कानूनी ढांचा में उसको जो समस्या है उसका कैसे निवारण कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट आते हैं समान अध्ययन 1। समान अध्ययन 1 में आप देखिएगा, इसमें एक जो पाठ्यक्रम है वो लिखा गया है महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबंधित मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनकी रक्षा के उपाय। ठीक, अब इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बहुत ही ज़्यादा योगदान हो सकता है। जैसे कि हम देखें कि गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा कैसे एक दूसरे से संबंधित है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो एक लूप चल रहा है उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, उसको हम बताए थे कि कैसे प्रसिद्ध कृषि तकनीक, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, कौशल एवं विकास प्रशिक्षण से हम जो जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे हैं कुछ हद तक सोल्व कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण में भी तो इसका योगदान बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। फिर एक है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात। इसमें साइंस एंड प्रौद्योगिकी का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यूज कैसे करेंगे, इसमें ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे कि हम इसका पूर्वानुमान लगाने में पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ये जितने भी रिमोट सेंसिंग के थ्रू, मौसम रडार के थ्रू, और फिर उसके बाद हम रोबोटिक्स यूज करके जहाँ पे जान माल की क्षति हो रही है वहाँ पे भेज के लोगों को जान माल की क्षति को कम कर सकते हैं। फिर ये देखिएगा, एक क्वेश्चन है औपनिवेशिक विस्तार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान। हाँ, औपनिवेशिक विस्तार में जैसे कि जो अंग्रेज भारत में आए थे, तो अगर मान लेते हैं औपनिवेशिक विस्तार हुआ तो उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, वो हमसे ज़्यादा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आगे थे, तभी तो वो इंडिया पे 200 साल तक या तो राज कर पाए। उसमें क्या होती, उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी क्या थी, परिवहन और संरचना उनके पास थी, जैसे रेलवे, भाप इंजन, संचार प्रणाली उनके पास बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, और नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये सब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चन पे। इसमें हम लोग देखेंगे कि 2023 में जो है अराउंड 13 सवाल आए थे। 13 सवाल में आप देखेंगे कि आज हम लोग देखेंगे कैसे 10 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बुनियादी क्वेश्चंस है, बुनियादी सवाल हैं जो कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक आप क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें है कि कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक, एक मिनट, ओके, इरेजॉल, ओके, हाँ। तो 2023 का प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल है जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक के ऊपर के तापमान में वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान में पनप सकते हैं। हाँ, आप अगर लेमैन टर्म में सोचिएगा, सामान्य मनुष्य की या स्टूडेंट की तरह सोचिएगा, तो आप सोचिएगा कि हाँ, कुछ सूक्ष्मजीव तो क्वथनांक से ऊपर रह सकते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव हिमांक से नीचे रह सकते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम वाले अत्यंत अम्लीय तापमान में हाँ पनप सकते हैं। जब आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़िएगा तो उसमें आपको एक समझ आ जाएगी कि कौन कौन से सूक्ष्मजीव है जो इस पार्टिकुलर वातावरण में, इस वातावरण में रह सकते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन ये एक क्वेश्चन ट्रिकी कब हो जाता अगर पूछता, जैसे कि आप देखिएगा कि हाइपोथर्मो प्रोफाइल क्वथनांक से ऊपर का तापमान, एक मिनट, आज कुछ इशू आ रहा है, हाँ, ओके, जैसे आप देखिएगा हाइपरथर्मल प्रोफाइल जो है क्वथनांक से ऊपर का सूक्ष्मजीव है नेमाटोड पैनाग्रोलाइमस डेविडी सूक्ष्मजीव जो -80 डिग्री सेल्सियस में रहता है, एसिडोफाइल सूक्ष्मजीव जो pH 3 से नीचे रहता है, तो सभी थिन हो जाएगा। लेकिन एक सवाल जो है ट्रिकी कब होता है, जब आपसे पूछता है कि क्या 0 केल्विन से नीचे कोई रह सकता है। ठीक, तो अभी तक साइंस एंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अगर समझ से देखा जाए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समझ से देखा जाए तो जो पूर्ण शून्य है या -273 डिग्री सेल्सियस है, उससे के नीचे के तापमान में कोई भी सूक्ष्मजीव नहीं रह सकता। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता, ऐसा आता, तब ये ट्रिकी हो जाता है। ये एक्चुअली बहुत ही बुनियादी सवाल है, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये देखिएगा, हरित हाइड्रोजन से रिलेटेड है। हरित हाइड्रोजन
इससे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे हरित हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है, क्या हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जो एनर्जी आती है वो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी निकलती है और इसका जो प्रोडक्ट है वो पानी है जो कि शुद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन उत्सर्जन की संभावना होती ही नहीं है, कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छी प्रौद्योगिकी है। जब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे ऊर्जा में तो इसको बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए इसको आंतरिक दहन के लिए, हाँ, इसको आंतरिक दहन के लिए आसानी से यूज किया जा सकता है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्तिजन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी के टाइम में आप सुनिएगा कि आप दिल्ली में रहते होंगे तो सुनेंगे कि हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन चालित जो है वो बस चलती है या कुछ कुछ गाड़ियाँ चलती है। तो आप इसकी मदद से आप आसानी से ये सवाल को हल कर सकते हैं और इसमें है सभी 3। फिर देखिएगा ये है कि ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयव के निर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। अभी हम जस्ट नैनो टेक्नोलॉजी का डिस्कस करते हैं, बता रहे थे कार्बन तंतुओं का उपयोग करके कैसे हम कंक्रीट में या फिर बंदरगाह या फिर कोई भी ढांचे, बुनियादी ढांचों को बनाने में कैसे उपयोग करके न्यू वेस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक, अगर देखिएगा कि ऑटोमोबाइल में एयरक्राफ्ट में कार्बन तंतुओं का उपयोग किया जाता है, हाँ किया जा सकता है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकते हैं, एक गलत है। मतलब कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त हो उसको प्रयुक्त कर सकते हैं, उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत ही बुनियादी क्वेश्चन है। फिर हम देखेंगे ये सवाल, देखिएगा ये सवाल और ही भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें है कि कार क्रैश, टक्कर, एयरबैग तुरंत फैल जाते हैं, इसका पता लगाना। फिर उसके बाद लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर जाने पर उसका हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है। स्मार्टफोन के झुकाव जिसे पोर्ट्रेट जब मोड में घूमना उसको पता करते, जैसे कि आप मोबाइल रखते हैं तो आप ऐसे रखिए तो आप जैसे टिल्ट कीजिएगा मोबाइल उधर घूम जाता है। ठीक, और फिर लैपटॉप अचानक से गिरता है तो उसका हार्ड ड्राइव या लैपटॉप बंद हो जाता है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में आप सभी में देखिएगा कि कहीं ना कहीं इसमें त्वरण मापी के प्रकार की आवश्यकता होती है। मतलब कि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब वेग चेंज हो रहा है जो कि त्वरण मेजर करता है। तो आप बोल सकते हैं कि तीनों में त्वरण को मापने की जो सेंसर होती है उसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल जो व्यवहारिक जीवन में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित है। फिर आप देखिएगा कि नेक्स्ट जो सवाल है, पुनः संरचरण एक्वा एग्रीकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों या बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक समस्या क्या आती है कि आप कभी जैव निस्यंदक पढ़िएगा, कभी बायोफिल्टर पढ़िएगा, तो इससे क्या होगा कि लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम ये पढ़े कि ये पढ़े। तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एक सुझाव है कि आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक पश्चिमी सभ्यता की प्रौद्योगिकी है जिसको हम लोग उसको अनुकरण करते हैं या स्वदेशी टर्म में हम लोग उसको विकसित करते हैं और अपने व्यवहारिक जीवन में या भारत का जो एक भौगोलिक स्थिति उसमें कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको दोनों का समन्वय बना के चलना पड़ेगा, इंग्लिश एंड हिंदी। और जो जब आप हिंदी से हैं प्योर से तो आपको बुनियादी जो डिफ़िकल्टी है, जो समस्या है उससे होकर गुजरते हैं, तो आप सरल भाषा में कैसे उस विज्ञान को समझ सकते हैं, इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए। ठीक, तो ये देखिएगा, जीव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारों को हटाकर अवशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। ठीक, मतलब बायोफिल्टर जो है बिना खाए हुए मत्स्य चारों को हटाकर अवशिष्ट उपचार प्रदान, बायोफिल्टर है तो फिल्टर करेगा, उपचार करेगा, ये सही है। जैव मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, हाँ ये भी सही है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। मतलब कि ये पोषक तत्व नहीं ऐड करते, जो बायोफिल्टर है फिल्टर करने का काम करते हैं, ये पोषक तत्व को नहीं बढ़ाते हैं। तो फिर इसका है केवल 2, ए लास्ट वाला नहीं होगा। बायोफिल्टर पानी में मछली के लिए पोषक तत्वों के रूप में यूज किया जा सकता है। एक मिनट, ये पोषक तत्व को
बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये भी एक सवाल है, ये भी बुनियादी सवाल है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। फिर ये देखिएगा एक सवाल आया हुआ है सेफिड, ये अंतरिक्ष का सवाल है, निहारिकाएं, पल्सर। ठीक, ये भी बहुत ही बुनियादी सवाल है। इसमें देखिएगा सेफिड, अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल, तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। तो जब आप अंतरिक्ष विषय पढ़िएगा तो उसमें क्या होगा कि आप पढ़िएगा कि सेफिड जो होती है वो उसका आकार चेंज होता रहता है, जिससे वो जलते बुझते रहते हैं। निहालिका जो है ये अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं जिससे तारे बनते हैं। पल्सर जो होते हैं न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं। ये ऐसा है, मतलब कि ये दोनों अदला बदली है या इंटरचेंज है। तो इसमें क्या होगा, केवल एक। ये बहुत ही बुनियादी सवाल है, जब आप अंतरिक्ष पढ़िएगा तो आप इसकी समझ अच्छे से आ जाएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिएगा, ये भी बहुत ही सिंपल है। बैलिस्टिक मिसाइल पूरी उड़ान में अवधानिक चाल पर प्रधान होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के प्रारंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जब आप डिफेंस पढ़िएगा बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाती है, मतलब कि यहाँ पे जो इनिशियल फ्लाइट होता है, मतलब कि शुरुआत में ही आरंभिक चरण में ही इसको एनर्जी दिया जाता है। तो एक क्या होगा कि ये दोनों अदला बदली है। यहाँ पे भी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इधर होगा, क्रूज मिसाइल इधर होगा। अगर आपको डिफेंस का जब आप शुरुआत में ही पढ़िएगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन, ये भी सवाल जो बहुत ही बुनियादी है। फिर अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराधौनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतरद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी यहाँ पे इंटरचेंज, अग्नि 5 यहाँ पे है, ब्रह्मोस वहाँ पे। अग्नि 5 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, तो यहाँ पे न 1 न 2। ठीक, मतलब कि ये दोनों में क्या है, स्वैप है, एक दूसरे से अदला बदली है। अगर आपको पता चल रहा है तो आप समझ जाइए कि ये यहाँ पे है, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक, तो ये भी बहुत ही बुनियादी क्वेश्चन है, बुनियादी सवाल है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड है, ओलबचिया मेथड, जो कि आप करंट अफेयर सुर्खियाँ पढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, कोई भी करंट अफेयर, उसमें इसका जिक्र जरूर होगा, ओलबचिया मेथड। ओलबचिया पद्धति जो होती है यह मच्छरों से होने वाले विषाणु को, रोगों को, प्रसार को नियंत्रण करना, फिर सस्य से संवेष्टन या क्रॉप रेसिड्यू से संवेष्टन। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी है, यहाँ पे हिंदी है। तो ईपेन जो लोक सेवा आयोग है वहाँ पे भी इंग्लिश और हिंदी का समन्वय बना के चलना पड़ता है, इसलिए आपको भी दोनों का समन्वय बना के चलना पड़ेगा। ठीक, पैकिंग मटेरियल बनाना। ठीक, तो ओलबचिया मेथड मच्छरों से रिलेटेड है, एक करंट अफेयर का, इसमें कोई बुनियादी समझने की जरूरत नहीं है। मच्छरों की आबादी को कैसे कम किया जा सकता है, उसका रोग संचरण को कैसे कम किया, उससे रिलेटेड है। एरियल मेटाजोनोमिक्स, एरियल मेटाजोनोमिक्स जो होती है ये किसी पर्यावरण वायु से डीएनए प्रतिदर्शी के बारे में एकत्र करना, फिर किसी पर्यावरण के सभी जातियों की आनुवंशिक संरचना को समझना, गतिशील प्राणियों से रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए वायुवायुत युक्तियों का प्रयोग, भूमि तल और जल निकायों में पादप और जंतु। ये भी जो है एरियल मेटाजोनोमिक्स जो है ये बुनियादी सवाल है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी या बायो प्रौद्योगिकी पढ़िएगा तो वहाँ पे, जब मेटाजोनोमिक्स पढ़िएगा तो वहाँ पे इसका जिक्र होगा। ठीक, तो उस समय हम बोलेंगे कि जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसी पर्यावरण वायु से डीएनए एवं प्रतिदर्शी को एक बार में कैसे एकत्रित करने के लिए एरियल मेटाजोनोमिक्स का उपयोग किया जाता है। अभी के सवाल, अभी के आज के क्लास में हम डिटेल या विस्तृत चर्चा नहीं कर रहे हैं किसी भी पाठ्यक्रम की या कोई भी विषय की, क्योंकि अभी के सवाल में बस हम ये बता रहे हैं कैसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विषय है उसको हम समझ सकते हैं, दूसरे सब विषय के साथ लिंक कर सकते हैं, और जो पिछले साल के जो सवाल हैं प्रारंभिक परीक्षा में वो कितने बुनियादी हैं, और जो 13 सवाल आए थे 10 सवाल कैसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फिर हम आएंगे मुख्य परीक्षा पे। फिर है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जब आप देखिएगा, ये है प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना, स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रकार्यात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीप्त करना, उद्यान कृषि के पादपों को कॉलोनी प्रसार को रोकना। किसी अब जब ये पढ़िएगा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए तो ये भी करेंट अफेयर का पार्ट है।
प्राणी जात के विभिन्न जातियों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए। तो एक क्वेश्चन, ये सवाल बोल सकते हैं थोड़ा सा टफ था, ज़्यादा भी टफ नहीं था, थोड़ा सा टफ था। तो हम लोगों ने देखा कि जो 13 सवाल आए थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, 10 क्वेश्चन आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं, उसका हल दिया जा सकता है, वो भी अच्छे से सही उत्तर के साथ। फिर हम आएंगे, अभी हम जो मुख्य परीक्षा है उसके जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम देखेंगे कि पिछले साल जो सवाल आए थे वो कैसे आए थे और उसको कैसे हम समझ सकते हैं। हम देखेंगे कि जो प्रत्यक्ष रूप से 30 अंक के सवाल आए थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के, और हम देखेंगे कि 180 अंक के जो है 180 अंक के कैसे अप्रत्यक्ष रूप से आए थे। जैसे कि हम देखें कि अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो पाठ्यक्रम है वो कैसे अदर विषयों के साथ संबंधित है, जैसे कि आपका अर्थव्यवस्था हो गया, या फिर पर्यावरण हो गया, या फिर आपका आंतरिक सुरक्षा हो गया, या फिर आपका बोल सकते हैं कि शासन व्यवस्था हो गया, या सरकारी योजनाएं से रिलेटेड हो गया, सरकार की नीतियों से रिलेटेड, कैसे अप्रत्यक्ष रूप से हम विस्तृत विषय पाठ्यक्रम की चर्चा किए थे। हम देखेंगे कैसे मुख्य परीक्षा में 180 अंक आए थे, वो अप्रत्यक्ष रूप से आए थे। आप जब क्लास देखने के बाद आप अपने से इसका विश्लेषण कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो पिछड़ जाते हैं, जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र होते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो थोड़ा सा उनकी समझ अच्छी होती है तो अच्छे मार्क्स ले पाते हैं कंपेयर टू हिंदी मीडियम के छात्र। ये अब देखिएगा कि ये जो सवाल है एआई कृत्रिम बुद्धि से रिलेटेड है, ये प्रत्यक्ष सवाल है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जब हम एआई एंड रोबोटिक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ये सवाल है कि प्रत्यक्ष सवाल क्या है, एआई की अवधारणा का परिचय दीजिए, एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है, क्या आप स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग में व्यक्ति की निजता को खतरा महसूस करते हैं। हाँ, एआई में आप बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर आप इसका एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हैं कि जैसे कि अभी आप मान लेते हैं कुछ अमेजन पे शॉपिंग के लिए, शॉपिंग मत कीजिए, कुछ खरीदिए, कुछ अमेजन पे देखिए, एक आइटम बार बार देखिए, फिर उसके बाद आप फेसबुक या कोई भी ऐप उठाइए, फेसबुक, इंस्टाग्राम में कुछ भी, तो आप देखिएगा कि आपके पास जो आप सर्च किए थे अमेजन में वो क्या आ रही है, वो आपके पास ऐड आ रही है। तो इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति की निजता पे, मान लेते हैं कि फेसबुक जो है, आप अमेजन से कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक, अमेजन से सामान खरीदते हैं, आप इसको 10 बार देख लीजिए, फिर आप उसके जस्ट बाद फेसबुक खोलिए, आपको फेसबुक पे ऐड हो जाएगा। मतलब कि आप का यहाँ पे जो डाटा है यहाँ पे आ गया, मतलब कि आपका प्राइवेसी में और निजता में खतरा होता है, क्योंकि इस पे ऐड आने से क्या होता है, आप बार बार प्रेरित होते हैं कि जो अमेजन पे हम देखिए वो खरीद पाएँ, ठीक। तो इससे क्या हो कि ये सब कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करके ये आपको बता, जैसे कि आप यूट्यूब पर कोई एक वीडियो देखते हैं, 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे, फिर आप देखिएगा उसी से संबंधित बार बार आपके पास वीडियो आ रहा है। तो कृत्रिम बुद्धि क्या करती है, उसका विश्लेषण करती है कि आप बार बार ये देख रहे हैं, तो आप वो बोलता है कि आप भी नेक्स्ट टाइम यही देखेंगे, और निश्चित ही आप नेक्स्ट टाइम वही देखेंगे। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति की निजता को खतरा होता है, ठीक। ये तो बहुत ही बुनियादी सवाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। इसको परिचय लिखते हैं, परिचय में जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे, इसको हम अभी बता रहे हैं कि कैसे मुख्य परीक्षा का जवाब लिखा जाए। मुख्य विषय जो है वो क्लिनिकल निदान में एआई का उपयोग, ये बुनियादी है। हेल्थ केयर में एआई का उपयोग, व्यक्ति की गोपनीयता, यह भी बुनियादी है। फिर ये निष्कर्ष, ये तो बुनियादी सवाल था। फिर नेक्स्ट जो सवाल आया था, उन विभिन्न तरीकों की चर्चा कीजिए जिसमें सूक्ष्म जीव इस समय होने वाले ईंधन की कमी से पार करने में मदद कर सकते हैं। मतलब कि कैसे सूक्ष्म जीव, अभी के टाइम में जो ईंधन की समस्या है, सूक्ष्म जीव से कैसे, मतलब कि उसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग कर सकते हैं, वो कैसे योगदान देते हैं, ठीक। ये भी बुनियादी सवाल है। जब हम ऊर्जा पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप देखिएगा कि जो सूक्ष्म जीव है ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए बायो हाइड्रोजन, बायोडीजल, बायोगैस, कार्बन कैप्चर या फिर वेस्ट टू एनर्जी, ये सब सूक्ष्म जीव की मदद से कैसे हम बना सकते हैं, जिससे ईंधन की समस्या को कम कर सकते हैं, ठीक।
वायरस, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, इस सब का कैसे हम यूज करेंगे, ठीक, ईंधन बनाने में। ये बहुत ही बुनियादी सवाल है, ये जो कि प्रत्यक्ष रूप से आए थे मुख्य परीक्षा में। फिर हम देखेंगे तीसरा जो सवाल है, ये जो सवाल है ये मून मिशन, भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है। चूंकि ये अंतरिक्ष का पार्ट है और ये सुर्खियों में भी थी, करंट अफेयर में भी थी, तो इसके बारे में सवाल ऑब्वियस ही है, आना था और ये आया भी। और इसके बारे में ये बहुत ही बुनियादी, इसके बारे में आसानी से हम लिख सकते हैं। विस्तृत चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पाठ्यक्रम का में जाएंगे तो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत कैसे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है, या चंद्रमा मिशन जो तीसरा, उसमें तीसरा चंद्रमा मिशन जो था उसमें क्या क्या चीज़ें था, ठीक, तो इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करते, बस ये बता रहे हैं कि ये बुनियादी सवाल है। अब जो अप्रत्यक्ष रूप से जो सवाल आते हैं वो देखिएगा, जो 3 सवाल था, आई थिंक अराउंड 35 मार्क्स बोल सकते हैं, 35 अंक जो थे वो डायरेक्ट थे। अब ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अच्छी समझ होगी तो आप निष्कर्ष में अच्छा लिख सकते हैं। इवन मुख्य जो विषय जो बॉडी में है उसको अच्छे से लिख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की क्या स्थिति है, इसे संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए, ठीक। जैसे कि अगर कल को आप मुख्य परीक्षा क्लियर कर लेते, आप लोकसभा आयोग की परीक्षा क्लियर कर लेते, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता, तो आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समझ आपके पास अच्छी हो, जिससे क्या कोई भी समस्या है आप उसको आसानी से निवारण कर सकते हैं या समस्या को कम कर सकते हैं, ठीक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की क्या स्थिति है, ऐसे समस्या क्या है, ठीक, इस संबंध में आने वाली समस्या का विस्तृत चर्चा कीजिए। तो ये देखिएगा डिजिटलीकरण में क्या समस्या है। जैसे कि आप देखिएगा कि ये तो आप लिख दीजिएगा जो अर्थव्यवस्था में आप पढ़ाया जाता है उससे, बस समस्या का निवारण के लिए आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे डिजिटल साक्षरता, साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डाटा संरक्षण कानून, ये सब आप इसके लिए आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैसे कि अभी के टाइम में आप सुनते होंगे कि अभी के रूरल एरियाज में क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में कोई पर्सन क्या होता है कि यूपीआई स्कैन करने पे उसको लगता है कि पैसा रिसीव होता है, ठीक, मतलब कि, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक किसका पार्ट है, डिजिटल साक्षरता। आपको लोगों को साक्षर और जागरूक बनाना पड़ेगा, ठीक, और उसके लिए कैसे हम लोगों तक पहुंचा पाएँ। इवन सरकारी डिजिटलीकरण में भूमि के डिजिटलीकरण में यहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज होगा, ब्लॉकचेन, सैटेलाइट इमेजरी जो कि आज के क्लास में पढ़ाया, प्लस ड्रोन। फिर अगर हम एआई के कृत्रिम बुद्धि के साथ डाल दिए तो हम कुछ रुझानों का पता कर सकते हैं कि किस पार्टिकुलर क्षेत्र में क्या फसल उपज रही है, क्या कुछ हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये देखिएगा ये सब अप्रत्यक्ष रूप से सवाल है। ये देखिएगा, ये जो है कृषि उत्पादों में ई तकनीक, एक मिनट, हाँ, हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन, नहीं, कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है। अब जहाँ पे ई तकनीक आती है, तो ई तकनीक जहाँ पे आए तो आप ये देखिएगा, ई तकनीक का मीनिंग हुआ कि आप कैसे कृषि गतिविधियों में दक्ष बना सकते हैं, लाइक ड्रोन, सेंसर, एआई उपग्रह आधारित जो प्रौद्योगिकी है, आईओटी, सब का यूज करके हम कैसे किसानों की पैदावार या उसकी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि निवेश या निर्गम का ऑनलाइन बाजार, या फसलों या पशुओं की निगरानी, बीज उर्वरक, क्या हम इसमें कौन सी प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धि, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब कैसे मिक्स करके, सेंसर, ड्रोन, ये सब कैसे हम ई टेक्नोलॉजी या ई प्रौद्योगिकी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक चूँकि कृषि और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, लेकिन आप इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेट करके लिख सकते हैं। अगर आपकी समझ है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। फिर हम देखेंगे भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। अब जहाँ भी उपाय की बात आती है, अब भूमि सुधारों के उद्देश्यों एवं उपायों की बताएं। आप कोई भी भूमि सुधार का उपाय आप कैसे बताइएगा, बिना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग किए हुए आप इसका उपाय बता नहीं सकते हैं कि भूमि सुधारों में कैसे नया इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या कुछ चेंज ला सकते हैं।
आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि ज्योति या भूमि सीमा को निर्धारित करने कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए। मतलब कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि भूमि सुधार में देखेंगे कि इसको डिजिटाइल करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, फिर भौगोलिक सूचना प्रणाली का यूज करेंगे, रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे और भूमि सुधार में वृद्धि ला सकते हैं। या तो स्वामित्व का मामला हो, भूमि वितरण का मामला हो, फिर सामाजिक न्याय का मामला हो, गरीबी को कम करना हो। आप ये देखिएगा कि आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बस आप ब्लॉकचेन, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलाइज, अब ये सब करने से आप इस सब समस्या को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक, फिर हम देखेंगे बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से इसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक, अब बड़ी बांधों की विफलताओं को 2 उदाहरण दीजिए। अब देखिए कि ये जो सवाल है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है मान लेते हैं, लेकिन इस सवाल में आप मुख्य विषय में या निष्कर्ष में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड आप कुछ सुझाव दे सकते हैं। सुझाव देने से क्या होगा कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका होगी उस पर क्या होगा कि एक अलग से दिखेगा और एक अलग से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। और ये सब मार्क्स कब मिलेंगे? जब आपको अच्छी समझ होगी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। जैसे देखिए, अब देखिए उन्नत सामग्री मटेरियल से कैसे हम कार्बन फाइबर पॉलीमर डाल के उसका निवेश को कम कर सकते हैं। निवेश को कम करने के साथ उसमें जो यांत्रिक शक्ति है या लचीलापन है या उसको स्ट्रेंथ बोलेंगे वो ला सकते हैं बहुत ज़्यादा उच्च प्रदर्शन कंक्रीट। जैसे उन्नत सामग्री का उपयोग करके कार्बन फाइबर या कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं। सेंसर और ड्रोन के माध्यम से अगर बांधों की विफलता का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। अगर हम इसमें कृत्रिम बुद्धि जोड़ दे तो हमारे पास वास्तविक समय में हमेशा डेटा आ रहा है, मतलब कि बांध से रिलेटेड कुछ भी तो पहले से पता कर सकते हैं क्या मिलीमीटर का कोई दरार आ रहा है या कुछ भी इशू होने वाला है फ्यूचर का, मतलब कि फ्यूचर में भविष्य में, तो उसको पूर्वानुमान कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कृत्रिम बुद्धि से करेंगे। जैसे कि EIN IoT सेंसर से जल प्रवाह, तापमान, दबाव, इस सब का डाटा हमारे पास आएगा। कृत्रिम बुद्धि उस पर उपयोग करके पूर्वानुमान करेगा। ठीक, फिर उसको रोबोटिक्स में यूज करके मान लेते हैं कि अगर बांध विफल हो गया तो उसको कैसे मतलब बांध जाल की क्षति को कम कर सकते हैं। तेल प्रदूषण, ये देखिएगा तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव क्या है। भारत जैसे देश के लिए तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। अब तेल प्रदूषण अगर मान ले कि किसी समुद्र में या किसी देश के किनारे हो गया तो उसको किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से तेल प्रदूषण को कम किया जा सकता है और उसको पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी या मल्टी स्पेक्ट्रम इमेज। ठीक, फिर उसके बाद हम रासायनिक जैविक एजेंट हो कारकों के थ्रू हम बिखरे हुए तेल को तोड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, बायोडिग्रेडेबल या नैनो मटेरियल सिंथेटिक पॉलीमर को उसको अवशोषित कर सकते हैं अगर तेल समुद्र में प्रदूषित हो रहा है तो, तेल से कोई प्रदूषण हो रहा है तो। ठीक, फिर ये देखिएगा, ये बहुत ही अभी के टाइम में बहुत ही बड़ी समस्या है भारत में, बेरोजगारी। भारत में ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार को सुझाव दीजिए। अब यहाँ पे बेरोजगारी में सुधार की बात आती है तो अगर बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है तो आप देखिएगा कि लोगों को अगर किसी पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी भी अभी के दशक में बहुत ज़्यादा आ रही है तो अभी के दशक में बेरोजगारी हम देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी बेरोजगारी का कारक कैसे है और उसको कैसे हम वो एक उससे मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि कृत्रिम बुद्धि है, कृत्रिम बुद्धि से रोजगार की समस्या तो कम हुई है। ठीक, रोजगार की समस्या जैसे कि आप देख सकते हैं पहले अदर एंड पे कोई पर्सन था, वहाँ पे रोबोट है। अदर मतलब कि जो कस्टमर केयर पे सर्विसेज देने के लिए रोबोट की व्यवस्था की जा रही है। जैसे कि आप दिल्ली के मेट्रो में देखिएगा जहाँ ड्राइवर की जगह ऑटोमेटिक ऑटो पायलट ट्रेन है। तो ये सब क्या कृत्रिम बुद्धि से रोजगार की समस्या तो कम होगी, लेकिन रोजगार की समस्या को कैसे बढ़ा सकते हैं कृत्रिम बुद्धि से? ठीक, कैसे बढ़ा सकते हैं? आप देखिएगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अगर आप तकनीक कौशल दीजिएगा, लोगों को ट्रेनिंग दीजिएगा तो उससे क्या होगा, ट्रेनिंग देने से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या बिग डाटा एनालिटिक्स की, ब्लॉकचेन की या फिर
AR VR की, साइबर सुरक्षा की, अगर इस तकनीक को लोगों को ट्रेंड किया जाए, कौशल दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि रोजगार की समस्या कम होगी कुछ हद तक, और लोगों को रोजगार इस सब एरिया में नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। ठीक, तो बस ये है कि इस टेक्नोलॉजी को लोगों को कौशल करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ठीक, जब हम आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तब हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, फिर बिग डाटा एनालिटिक्स क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, AR VR क्या होती है, साइबर सुरक्षा में कैसे हम नौकरियां इनकी, जैसे कि अभी के टाइम में इंटरनेट और मोबाइल और अदर मतलब बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो उस हिसाब से साइबर फ्रॉड भी ज़्यादा हो रहा है। जब फ्रॉड ज़्यादा हो तो उस हिसाब से इसमें सुरक्षा सॉफ्टवेयर में नौकरियां भी ज़्यादा आएगी, अगर लोग उस हिसाब से ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो। ठीक, फिर डिजिटल कनेक्टिविटी में कैसे शैक्षिक संसाधनों में, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं में लाभ ले सकते हैं तो इसके लिए क्या होगा, डिजिटल लिटरेसी या उसके स्किल से रिलेटेड मतलब कि एजुकेशन देने से क्या होता है, रोजगार की समस्या कुछ हद तक सोल्व होगी। ठीक, और ये संरचनात्मक है, यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हैं और एक अच्छे मार्क्स आपको दिला देंगे। अब ये देखिएगा नेक्स्ट सवाल जो थे इसमें भी सेम है। इसमें देखिएगा एक है, विभिन्न संसाधनों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कौशल विकास कार्यक्रमों में सफलता अर्जित की है। अब लोगों को कैसे कैसे प्रौद्योगिकी को, किस किस प्रौद्योगिकी को कौशल प्रशिक्षित करें, किस में प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि रोजगार की संभावना हो। इसमें शिक्षा, अब देखिएगा शिक्षा, कौशल और रोजगार। अब जब टेक्नोलॉजी आएगी, अब ये देखिएगा जब टेक्नोलॉजी आएगी, फिर यहाँ से यहाँ टेक्नोलॉजी आएगी तो इस प्रौद्योगिकी का अगर लोगों को प्रशिक्षित किया जाए तो रोजगार की समस्या कुछ हद तक सोल्व होगी। अब इसको आपकी जो समझ है, इसको आप जब हम क्लास लेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, तो इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि कैसे शिक्षा, कौशल और रोजगार की समस्या इन सब प्रौद्योगिकी से सोल्व की जा सकती है आने वाले भविष्य में। फिर आप देखिएगा नेक्स्ट सवाल है, अभी हम ये देख रहे हैं कि आज के क्लास में कि 180 मार्क्स के जो अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सवाल आए थे वो कैसे थे, उनको आपको सोचने समझने की एक जो अवधारणा है उसको बदलने की ज़रूरत है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, नहीं, बल्कि ये सभी एरिया से लिंक्ड है। किसी भी कंट्री की प्रगति होती है, विकास होती है, या कोई भी समस्या हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भुखमरी हो, गरीबी हो, महिला सशक्तिकरण हो, सामाजिक न्याय हो, इस सब में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बहुत अहम योगदान दे सकती है। ठीक, अब इसकी आपकी समझ कैसे, उस क्रमबद्ध तरीके से समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दुनिया में तेजी से बढ़े कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान देते हैं। ठीक, तो नवीकरणीय ऊर्जा में पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, वहाँ पे हाइड्रोजन साइकिल भी पढ़ेंगे। फिर देखिए मानव संसाधन, ये देखिएगा मानव संसाधन विकास, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की एक विकास प्रक्रिया की कठोर पक्ष रहा है। मतलब कि यहाँ पे ऐसे उपायों को सुझाव दीजिए जिससे अपर्याप्तता को दूर कर सकते हैं। जहाँ पे कोई भी समस्या उसका उपाय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक, इससे क्या होगी, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपकी लोगों की समझ, लोग आपको बोलेंगे कि जब आप उत्तर पुस्तिका जाएगी तो लगेगा कि हाँ ये पर्सन जो है इसकी समझ है अच्छी है इस सवाल को लेकर। ठीक, तकनीकी कौशल को कैसे बढ़ा, फिर अभिशासन के रूप में एक महत्व ई शासन, ये देखिएगा एक मिनट, ई शासन ने सरकारी में अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण, ई शासन ने सरकार में प्रभावशालिता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। अब जहाँ पे ई शासन की बात आई, जहाँ पे पारदर्शिता की बात आई, अभी तक आप पाठ्यक्रम से ही आप समझ गए होंगे, आज के क्लास में जो पाठ्यक्रम हमने विस्तृत चर्चा की कि जहाँ पे पारदर्शिता का बात आएगी वहाँ पे आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे आपको बिग डाटा एनालिटिक्स, वहाँ पे इस सब का जिक्र करना है। तो आपको ये पता चले कि इस क्वेश्चन में भी हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, और इससे इस क्वेश्चन में हम मुख्य विषय में इस पार्टिकुलर सवाल से रिलेटेड मेन बॉडी में या फिर निष्कर्ष में आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपकी समझ है तो। ये हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम क्लास लेंगे तो। ठीक, फिर नेक्स्ट सवाल है, ये देखिएगा आतंकवाद प्रभावित
क्षेत्रों में जन समुदाय विश्वास बहाल करने में दिलो दिमाग जीतने का आवश्यक है। जहाँ पे आतंकवाद की बात आती है तो आप इसको निष्कर्ष में साइंस एंड टेक ले सकते हैं, आपको निष्कर्ष में लिख सकते हैं। फिर सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स मानव रहित यूएवी की मदद से पहुंचाया जाना हमारे सुरक्षा के लिए खतरा है। इसको कैसे हम पता कर सकते हैं? इसमें भी कृत्रिम बुद्धि या ड्रोन है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये ड्रोन है, दुश्मन देशों के ड्रोन से आ रहा है, चाहे इसमें इलीगल ड्रग्स है, गोला बारूद है। आप इसका पता लगाने के लिए आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ही उपयोग करना पड़ेगा, ठीक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इवन आंतरिक सुरक्षा का भी अगर सवाल आता है तो आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समझ से आप इसको कुछ हद तक टैकल कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि और आपको ये मत सोचिए कि हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश का जहाँ भी शब्द आए तो वहाँ पे हाथ खड़ा कर देना, ऐसा नहीं। आपको जैसे कि मानव रहित व्हीकल है, ठीक, यहाँ पे यूएवी लिखा हुआ है। यूएवी मतलब कि अनमैन्ड एयर व्हीकल, अनमैन्ड एयर व्हीकल मतलब कि आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। जहाँ तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात है तो यूएवी मीन्स डायरेक्टली आप मानव हवाई वाहन नहीं बोल सकते, आपको अनमैन्ड एयर व्हीकल के बाद आपको मानव हवाई वाहन तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक। तो ये थोड़ी थोड़ी समस्या आती है हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ। फिर आप देखिएगा ये जितने भी सवाल है मुख्य परीक्षा के 2023 के ही हैं, जो कि अराउंड 180 अप्रत्यक्ष रूप से है। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि इस पार्टिकुलर सवाल में, इस सवाल में कैसे हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिंक कर सकते हैं और संबंधित है। खपत पैटर्न और विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में फसल प्रारूप या क्रॉपिंग पैटर्न में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। अब खपत पैटर्न और विपणन दशाओं में मतलब कि मार्केटिंग कंडीशन, जिसको विपणन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक, और खपत पैटर्न, इसको हम कैसे कृत्रिम बुद्धि से, डाटा एनालिटिक्स से इसको समझ सकते हैं और इसके जो परिवर्तन हुए हैं उसको कैसे, अगर वो समस्या है, अगर वो सही परिवर्तन है तो अच्छी बात है, गलत अगर वो सही परिवर्तन नहीं है तो उसको कैसे हम किस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उसमें हम सुझाव दे सकते हैं, निष्कर्ष में लिख सकते हैं, ठीक। भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौती क्या है? इससे खतरों का मुकाबला के लिए नियुक्ति की जाने वाली खुफिया एजेंसी की भूमिका बताइए। अब इसमें है कि खुफिया एजेंसी जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कौन सा डाटा एनालिटिक्स यूज करते हैं, वो कैसे उपयोग करते हैं जिससे कि आंतरिक सुरक्षा है वो तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि व्यवहारिक, इसको बोलते हैं बिहेवियरल एनालिसिस, व्यवहारिक विश्लेषण, कोई भी पर्सन का लेन देन का व्यवहारिक या कहीं भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है उसको ये एजेंसियां कैसे पता कर लेती है, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू। जब आपकी टेक्नोलॉजी की समझ होगी तब इसमें अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक। फिर देखिए भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत, इन स्रोतों की कटौती की जाने वाले प्रयासों को बताइए। इसके हाल में नई दिल्ली में आतंकवाद के धन के लिए संगठित के लक्ष्य और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। जहाँ पे धन की वित्त पोषण की बात आई और धन की बात आई तो अगर इलीगल मतलब कि गलत तरीके से धन शोधन हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है धन, तो उसको कैसे आप पता कर सकते हैं, इससे कि आतंकवाद की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। तो ये रही आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो विस्तृत विषय है, जो पाठ्यक्रम है मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, उसके बारे में चर्चा की। फिर हम देखे कि एक जो पार्टिकुलर नैनो प्रौद्योगिकी देखे थे वो हम कैसे हम स्टडी करेंगे, कैसे उसकी समझ बुनियादी विज्ञान से लेकर एडवांस लेवल तक, उन्नत लेवल तक जाएंगे। फिर हम देखें कि प्रत्यक्ष रूप से जो मुख्य परीक्षा में थे वो 30 मार्क्स से थे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 180 अंक के जो सवाल आए थे उसको कैसे हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समझ से लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। और हम ये भी देखें कि हिंदी माध्यम के छात्रों को क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, जैसे कि आपको मानव रहित अगर आपको वाहन देखना होगा यूएवी ब्रैकेट में होता है, अनमैन्ड एयर व्हीकल, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि इंग्लिश आए, इंग्लिश का वर्ड देखते हैं हाथ नहीं खड़ा करना है, आपको दोनों लेके चलना है। और चूंकि ये पश्चिमी सभ्यता का टेक्नोलॉजी है तो आपको वो जितने भी टर्मिनोलॉजी आते हैं वो इंग्लिश में आती है, तो आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा, ठीक। तो ये रही साइंस। धन्यवाद।